लगा दिए। When higher alkanes are heated to a higher temperature, it breaks into a smaller hydrocarbon. बोलो आर्य भाषा में एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आपके पास C6H14 है, हेक्सेन है, तो हेक्सेन को अगर हम लोग हीट करते हैं तो कई सारे मिक्सचर्स मिलते हैं यहाँ पर। जैसे आपको हेक्सेन मिल सकता है, साथ में हाइड्रोजन गैस। इसके अलावा आपको मिल सकता है ब्यूटीन C4H8, तो 2 कार्बन का हम एल्केन बना सकते हैं C2H6, फॉर्मूला बैलेंस भी हो जाएगा। बोलो है या नहीं। या इसको अगर हम हीट करते हैं प्रोपीन बनाने के लिए C3H6, इथीन बनाने के लिए C2H4 और मीथेन, ये भी कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं। तो ये कुछ रिएक्शन बताई गई है। बोलो आ रही बस, ठीक है ना। सो किसी हायर एल्केन को अगर आप हायर टेम्परेचर पर हीट करते हो, यहाँ लिखा हुआ है कि हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग टू अ हायर टेम्परेचर डिकम्पोज इनटू अ लोअर एल्केन्स, है ना, एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ मैं। Such a decomposition reaction into smaller fragments by the application of heat is called pyrolysis और cracking, ठीक है जी। ओके, जैसे एग्जांपल दिया है C6H4 को कितने टेम्परेचर पे हीट किया गया है, करीबन 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दिया गया है। बोलो आ रही बात समझ, 500 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 773 केल्विन पर हीट कर दिया गया है। बोलो आ रही बात समझ। आगे लिखा हुआ है पायरोलिसिस ऑफ एल्केन इज बिलीव्ड टू बी अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। ये एक तरह का फ्री रेडिकल रिएक्शन है। प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन्वॉल्व द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस। फॉर एग्जाम्पल डोडेकिन का मतलब 12 कार्बन का एल्केन है ये। अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ केरोसिन ऑयल on heating up to 973 Kelvin in the presence of platinum, palladium और निकल gives a mixture of heptane and pentene। बोलो आ रही बात समझ। तो ये भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ तो C12H26 ये बनेगा फॉर्मूला, है ना। इसको किस टेम्परेचर पे हीट किया जा रहा है, 973 केल्विन मतलब 700 डिग्री पर। तो ये क्या दे रहा है हमें, हेप्टेन C7H16 एंड C5H10 ये मिक्सचर देता है। बोलो आ रही बात। ये सेंटेंस में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट पायरोलिसिस। नेक्स्ट आए, ठीक है। तो अच्छा, इसमें इसने बताया है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोपेगेट करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो रिएक्शन ले रहे हैं नंबर 6, दैट इज एरोमेटाइजेशन। ठीक है ना। एरोमेटाइज होने का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है ना। आप एल्केन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, तो ऐसे एल्केन जिसके पास 6 कार्बन या 6 से ज़्यादा कार्बन है, लीनियरली जुड़े हुए हों अगर, तो उनको एक कैटलिस्ट जैसे वेनेडियम पेंटॉक्साइड या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड के साथ अगर 500 डिग्री तक हीट किया जाए करीबन 10 से 20 एटीएम के प्रेशर पर, तो ये एरोमेटाइज होकर के बेंजीन या बेंजीन के ही डेरिवेटिव्स बना लेते हैं। बोलो हमारी बात सुन, ठीक है। डायरेक्ट इसमें रिएजेंट लिखते हैं। रिएजेंट के तौर पर आपको क्या चाहिए, वेनेडियम पेंटॉक्साइड या फिर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या फिर मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, और हीट करना है 773 केल्विन और 10 से 20 एटीएम के प्रेशर पर, है ना। कंडीशंस नहीं याद है तो आपको ऑर्गेनिक नहीं आती है, सीधा सीधा मतलब यही होता है। बोलो हमारे पास बस, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास है नॉर्मल हेक्सेन, तो यू हैव अ नॉर्मल हेक्सेन, ठीक। आपने इसी कंडीशंस में इसको हीट किया, इन तीनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट V2O5 Cr2O3 MO2O3 मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड 773 केल्विन 10 to 20 एटीएम का प्रेशर दिया, तो ये साइक्लाइज कर जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसका फॉर्मूला था C6H14 और इसका फॉर्मूला है C6H6, मतलब इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ ही होगा। बोलो आ रही बस में, 4 मोल हाइड्रोजन का हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट हुई। तो इस पूरे फिनोमेना में हो क्या रहा है, डिहाइड्रोजनेशन भी हो रहा है, अरे बस में साइक्लाइजेशन भी हो रहा है और एरोमेटाइजेशन भी हो रहा है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना। प्रोसेस इन्वॉल्व्स व्हाट, साइक्लाइजेशन। इस प्रोसेस में साइक्लाइजेशन है, डिहाइड्रोजनेशन है, डिहाइड्रोजनेशन मतलब ऑक्सीडेशन है, बोलो है कि नहीं, और क्या है, एरोमेटाइजेशन है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आपने 6 कार्बन ना लेकर के फॉर एग्जांपल 7 कार्बन का एल्केन लिया, नॉर्मल हेप्टेन लिया है, ठीक है, और इसको आप लोगों ने सेम कंडीशन पर फॉर एग्जांपल V2O5 के साथ आपने ऐसा कुछ लिखा हुआ देखा पेपर में, तो आखिर प्रोडक्ट क्या बनाएंगे,
ये देखते ही समझ आ जाएगा कि एरोमेटाइजेशन हुआ है, मतलब बेंजीन तो बना ही होगा 6 कार्बन से, एक मिथाइल ग्रुप भी लगा देंगे, टॉलुइन बना लेंगे यहाँ पर। आंसर क्या रहेगा अपना, आंसर क्या रहेगा अपना, टॉलुइन। बोलो आ रही बात समझ। नॉर्मल ऑक्टेन से आप लोग क्या बनाएंगे, इथाइल बेंजीन बना लेंगे, ठीक है। अभी मिथाइल बेंजीन बन रहा है, ओके। एग्जाम्पल और भी इस पर देता हूँ मैं, जैसे मान लीजिए अपने पास ये कंपाउंड है, सोडियम ट्राई ईथर डाला मैंने, प्रोडक्ट ए बना, प्रोडक्ट ए पर मैंने Cr2O3 डाला, 773 केल्विन, 10 to 20 atm प्रेशर, प्रोडक्ट बी बना, ठीक है ना। ये आपसे पूछ सकते हैं, ये सीक्वेंस बनाया जा सकता है आपके लिए। ग्लूकोज है अपने पास, इस ग्लूकोज में मैंने रेड फॉस्फोरस HI के साथ डाल के हीट किया है, प्रोडक्ट ए बनाया है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड डाला है 773 केल्विन पर, 10 to 20 atm प्रेशर पर, प्रोडक्ट बी बना है। वो तो डाल ही दूंगा मैं, फिर वो पढ़ाया नहीं है ना, फिर चल इस बैच में क्या पहले पढ़ाया क्या नहीं, दिमाग तो चल ही जाएगा सबका, पहले से रिएक्शंस जानते हैं बच्चे। केमिस्ट्री सॉल्व हो रहा है, बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन ये बनेगा, पढ़ेंगे बेंजीन के प्रॉपर्टी में, बर्च रिडक्शन। इसके बाद आप लोगों को ओजोनलिसिस करा दिया गया, ये बनवा दिया गया। हाँ जी, ये नॉर्मल एक्सेन बनवाया और फिर उसके बाद एरोमेटाइजेशन करा दिया, बेंजीन बना दीजिएगा, है ना। ये भी सीक्वेंस बड़ा ही फेमस है, डी ग्लूकोज लिया गया, डी ग्लूकोज पे रेड फॉस्फोरस HI क्या बन जाएगा इसमें, नॉर्मल एक्सेन, और नॉर्मल एक्सेन को एरोमेटाइज कर दिया है, बेंजीन बना दिया है। बोलो आ रही बात समझ। नेक्स्ट अगर देखें तो प्रोपीन लिया गया, ये हाँ सेन एडिशन कर लेंगे, क्या बन जाएगा, प्रोपीन ही बन जाएगा इसमें। बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। नेक्स्ट HBr पेरोक्साइड के साथ सब लोग जान रहे होंगे क्योंकि आप लोग है ना पास आउट बैच है, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन बना, फिर उसके बाद हमने सोडियम ट्राईथर डाल करके नॉर्मल एक्सेन बनाया और फाइनली हमने बेंजीन बना लिया। आज ये कितने रिएक्शंस हो गए, 5 6 हो गए ना। अब कौन सा रह गया, कल लिखवाया था मैंने, ठीक है ना। अब कौन सा रह गया, हैलोजनेशन, 7वां। हाँ जी, ये क्लास 12 में भी पढ़ाया जाता है, आप लोग जानते भी हो, एज द प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। बोलो आ रही बात समझ। हैलोजनेशन में क्या होता है, वी हैव एल्केन और इस एल्केन में आपको हैलोजन डालना है, ठीक है। बेसिकली इसको हम फोटो हैलोजनेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फोटो हैलोजनेशन, है ना। ये 12th में पढ़ाया गया है आप लोगों को, फोटो हैलोजनेशन। ना व्हाट आर द कंडीशंस, कंडीशन ये है आप इसमें सनलाइट डाल दीजिए, ठीक है, या यूवी लाइट डाल दीजिए, हीट कर दीजिए, किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दीजिए। दीज आर ऑल द कंडीशंस टू जनरेट अ फ्री रेडिकल, राइट। और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही ये रिएक्शन आगे प्रोपोगेट करती है, ठीक।
इसमें आपको क्या मिलेगा, ये जो हाइड्रोजन आपको नज़र आ रहा है इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, RH मिल जाएगा और HX बन जाएगा बाई प्रोडक्ट की तरह। क्लियर है ये बात? ठीक है, ध्यान रखने वाली बात ये है यहाँ पर कि हम जो पढ़ रहे हैं ये अल्केन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें जो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है वो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए था। हमारी बात में sp2 कार्बन पर ये रिएक्शन नहीं कराएंगे, sp कार्बन पर ये रिएक्शन नहीं कराएंगे। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें, जैसा मैंने बोला है मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल है जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ठीक है, दूसरी बात इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख रहा हूँ मैं, इसी तरह से मैं वहाँ स्लाइड बना के पढ़ा रहा था ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह। तो एक तो ये, दूसरी बात है रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, रिएक्टिविटी या रेट की बात करें तो 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए फास्टर है 2 डिग्री हाइड्रोजन से, और फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन से फॉर अ पर्टिकुलर हैलोजन, फॉर अ गिवन हैलोजन। अगर आपका हैलोजन कौन मतलब सेम है 3 डिग्री हाइड्रोजन पर सब्स्टिट्यूशन फास्टर होगी कंपेयर टू 2 डिग्री कंपेयर टू 1 डिग्री। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपने हैलोजन चेंज किया तब रिएक्टिविटी बदलेगी। अलग अलग हैलोजन के लिए सेम तरह के हाइड्रोजन के पर रिएक्टिविटी अलग अलग होगी। सबसे फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। बोलो आ रही बात? ठीक है ना। ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बोलो आ रही बात? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। कार्बन का ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो ही रहा है। कार्बन जैसे CH4 है अपने पास, तो CH4 पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 है, लेकिन एक हैलोजन ले आओगे तो -3 हो जाएगा। बोलो आ रही बात? सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं पहले। जैसे मीथेन है और इस पर मैंने क्लोरिनेशन करा दिया सनलाइट की प्रेजेंस है ना, तो CH3Cl और HCl मिलना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपने कितने इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन कराया था। एक्सेस लिख दे है ना, तो पॉली सब्स्टिट्यूशन होने लगेगा, पॉली हैलोजनेशन होने लगेगा। ठीक है, CH4 2 इक्विवेलेंट Cl2 के साथ या 2 मोल Cl2 के साथ कराया मैंने 1:2 में, तो आपको मिलेगा CH2Cl2 + 2HCl डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अगर इसी मीथेन को मैंने 3 मोल Cl2 के साथ किया तो ट्राइक्लोरोमीथेन मिल जाएगा, मतलब क्लोरोफॉर्म मिलेगा। बोलो आ रही बात समझ? ठीक है, क्लोरोफॉर्म के बारे में एक चीज़ क्लास 12 में ही पढ़ाई गई है, तो आप लोग जानते भी होंगे, हाँ, कि अगर इसको हम सनलाइट और एयर के साथ है ना कांटेक्ट में आने देंगे तो ये बहुत ही पॉइजनस गैस फॉस्जीन बना लेगा। बोलो आ रही बात? फॉस्जीन का फॉर्मूला COCl2, वही CH4 + 4Cl2, ठीक है ना, ये CCl4 देगा + 4HCl देगा + 4HCl देगा। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? ये तो हम जान रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है ना। पॉइंट नंबर 1, फ्लोरिनेशन is violent, highly exothermic and uncontrollable reaction। आ रही बात? ठीक है ना, हाईली एक्सोथर्मिक। जब ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट कर रहा होगा ना प्रोसेस में, तो उस रिएक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और हीट लिबरेट करना मतलब पोटेंशियल एनर्जी का घटना, पोटेंशियल एनर्जी का घटना मतलब स्टेबिलिटी का बढ़ना। तो इस स्टेबिलिटी को बढ़ाने के चक्कर में और बहुत सारी एनर्जी को रिलीज़ करने के चक्कर में फ्लोरीन हाईली नॉन सेलेक्टिव हो जाता है। मतलब इसको मतलब नहीं है कितने हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन हटाना है, ये कह रहे जितने हाइड्रोजन सब लेकर के आओ, मैं सारे के सारे हाइड्रोजन हटाऊंगा। रीज़न ये कि जब HF बॉन्ड बन रहा है वो थर्मली स्टेबल बॉन्ड बन रहा है। आ रही बात? और प्रोसेस में बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है। तो अगर मैंने मीथेन पर फ्लोरिनेशन करा दिया तो भाई सीधे ब्लैक कार्बन मिलेगा आपको, C सॉलिड और 4HF, ये इसका प्रोडक्ट होगा, और साथ में बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी। बोलो आ रही बात? तो जब भी किसी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है तो वो अनकंट्रोलेबल टाइप के रिएक्शंस होते हैं, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। और इसमें अनकंट्रोलेबल नेचर इसलिए आ रहा है क्योंकि जब HF बॉन्ड बन रहा है क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो जितने भी लाइक अगर ये इथेन पे भी तुम कराते हो फ्लोरिनेशन, ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको कार्बन ब्लैक मिलेगा C सॉलिड और साथ में 6HF और साथ में बहुत सारा हीट, ये मिल जाएगा। बोलो आ रही बात समझ? ये ध्यान रखिएगा फ्लोरिनेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, पॉइंट नंबर 2, आयोडिनेशन की बात करते हैं। आयोडिनेशन स्लो है, बहुत स्लो है, रिवर्सिबल है। आ रही बात समझ?
अब दूसरी बात यह है कि जब मैंने किसी एल्केन को आयोडीन से रिएक्ट कराया भी, एक तो ये बहुत स्लो चल रहा है और रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन है, स्लो एंड, और इसमें क्या बन रहा है, RI बनेगा और क्या बनेगा, HI। दिक्कत सारी यहाँ है, HI जो बना है। HI एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये रिएक्शन को किधर लेके जाएगा, बैकवर्ड पुश करेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन का रेट बहुत स्लो हो जा रहा है। आयोडीनेशन हो भी रहा तो बहुत टाइम लग रहा है। बोलो आगे बस। अगर तुम चाहते हो कि रिएक्शन थोड़ा फास्ट प्रोसीड करे तो इसको हटाना पड़ेगा, HI को हटाना पड़ेगा। अब HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सो आई वुड रिक्वायर व्हाट, आई वुड रिक्वायर एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ पुट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये थोड़ा फास्ट हो जाता है। बोलो RI और HI बना तो सही, अब फास्ट होने के पीछे प्रिंसिपल क्या है, ली शटिलियर्स प्रिंसिपल। ली शटिलियर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर मैं प्रोडक्ट हटा दूं इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में तो रिएक्शन किधर आएगी, फॉरवर्ड। तो आपने इसके अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है, फॉर एग्जांपल आप HiO3 यूज़ कर सकते हैं, HNO3 यूज़ कर सकते हैं, है ना, आ रही बात समझ। तो ये क्या करेगा, इस रिड्यूसिंग एजेंट को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, I माइनस को I2 में बदलेगा और साथ में H2O दे देगा। अगर HiO3 यूज़ किया मैंने तो बोलो हाँ है ना, H2O और I2, बोलो आ रही बात समझ। अब दो काम हो गए ना, दो काम हो गए। एक तो HI हट गया डब्बे के अंदर से, HI हट गया जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड आई। साथ में जो प्रोडक्ट है वो I2 ही है, तो जो इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है वो आयोडीन है, तो रिएक्टेंट भी बढ़ा। आ रही बात समझ। तो रिएक्शन की रेट बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये बात समझ आ रही, क्या ये ध्यान रखना है। तो आयोडीनेशन इज स्लो एंड रिवर्सिबल and it requires oxidizing agent like HiO3, HNO3 to proceed at a faster rate। बोलो है कि नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम बात करेंगे क्लोरीनेशन की और आयोडीनेशन की। पॉइंट नंबर 3 है क्लोरीनेशन इज एक्सोथर्मिक। अनडाउटेडली ये भी रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। और बात यही हो रही थी हमारी, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वो चाहेगा कि बहुत सारा हीट रिलीज हो, बदले में वो बहुत सारा हाइड्रोजन हटाना चाहेगा। अरे बात समझ, ठीक है ना। इस वजह से रिएक्शन में नॉन सेलेक्टिविटी आ जाती है। क्या आ जाती है, नॉन सेलेक्टिविटी। अगर यहाँ पर 3 कार्बन भी होते हैं तो सब पर से हाइड्रोजन को फ्लोरीन गायब कर देता। समझ रहे हो क्या, ठीक है। एक्सोथर्मिक एंड नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का मतलब हो गया कि ये किसी एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन को सेलेक्ट नहीं करेगा सब्स्टिट्यूट करने के लिए। जितने भी डिफरेंट हाइड्रोजन नजर आएंगे, अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूशन कराते भी हो तो मिक्सचर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, मोनोक्लोराइडेड प्रोडक्ट मिलेंगे। नॉन सेलेक्टिव एंड इट substitutes various structurally different hydrogens to give a mixture of monochlorinated products। अब आइसोमेरिज्म में भी कुछ इस तरह के सवाल कराए थे जो अभी मैंने पूछना है आपसे, ठीक है ना, कि कितने सारे इसके अंदर, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेंगे या कितने सारे क्लोरीनेटेड डेरिवेटिव्स मिलेंगे, क्लोरीन डेरिवेटिव्स मिलेंगे। लॉजिक समझ आ रहा है। तो वो टॉपिक यहीं से रिलेटेड था। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास ईथेन है और आपने इसमें क्लोरिनेशन करा दिया है सनलाइट की प्रेजेंस में। इसमें जब मैं दोनों हाइड्रोजन को देख रहा हूँ तो पता चल रहा है ये स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ पे क्लोरीन आएगा तब भी 1 क्लोरोमीथेन कहलाएगा, यहाँ पे आएगा तब भी 1 क्लोरोइथेन। तो पता चला इसमें तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, CS2C, इथाइल क्लोराइड अलॉन्ग विद HCl। लेकिन यही अगर मैं प्रोपेन के साथ रिएक्शन करा दूँ क्लोरीन का सनलाइट की प्रेजेंस में, तो अब यहाँ पर 2 तरह के हाइड्रोजन्स हैं। स्ट्रक्चरली डिफरेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि उनको हटाया जाए तो डिफरेंट रेडिकल मिलेंगे, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स मिलेंगे। बोलो आ रही बात समझ। यहाँ से अगर मैं हटाता हूँ तो नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप मिलेगा, ठीक है, और अगर बीच वाले से हटाते हैं तो आइसोप्रोपाइल मिलेगा।
हम कह सकते हैं कि प्रोपेन के 2 क्लोरीन डेरिवेटिव्स बन सकते हैं, मोनो क्लोरिनेटेड डेरिवेटिव्स बन सकते हैं, पॉली सब्स्टिट्यूशन की बात करो तो और भी बन जाएंगे। बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। ओके, साथ में HCl बन रहा है जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना। अगर हमारे पास नॉर्मल ब्यूटेन होता तो इसीलिए कहते हैं कि बेसिकली क्लोरिनेशन कराना समझदारी का काम नहीं है। बोलो आ रही बात समझ। इसमें मिक्सचर बनता है और प्रोडक्ट की यील्ड खराब आती है इसके अंदर, ठीक है। आप बनाना कुछ चाहते थे, फॉर एग्जांपल यू वांटेड ओनली दिस टू हैपन, है ना, लेकिन साथ में ये भी बना, तो जाहिर है कि कम परसेंट में ये रहेगा, ये भी ठीक ठाक परसेंट में, और रिएक्टिविटी रेशियो कहता है कि इसका परसेंटेज ठीक ठाक ज़्यादा होगा। बोलो हाँ है ना, डिफरेंट हाइड्रोजन पर रिएक्टिविटी अलग अलग है। इनकी रिएक्टिविटी रेशियो हमारे बच्चों को याद भी होनी चाहिए, 1:3.8:5। बोलो आ रही बात, 5 गुना फास्ट रिएक्शन होने का रेट है 3 डिग्री पर, है ना, 1 डिग्री के मुकाबले, और करीबन 3.8 टाइम्स ज़्यादा है 2 डिग्री पर। बोलो आ रही बात। खैर यहाँ पर अगर चले तो हमारे पास ब्यूटेन है, और इस ब्यूटेन पर अगर मैं मोनोक्लोरिनेशन कराऊँ तो 2 तरह के प्रोडक्ट ये भी देगा। आप जानो नॉर्मल ब्यूटेन 2 ही तरह का देगा, यहाँ पर और यहाँ पर। बोलो बॉन्ड लाइन नोटेशन के ज़रिए देखते हैं ज़रा। ये नॉर्मल ब्यूटेन लिया मैंने, इस पर क्लोरिनेशन कराएंगे तो एक तो बनेगा 1 क्लोरो ब्यूटेन और एक बनेगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। एंड कीप इन माइंड 2 क्लोरो ब्यूटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ कायरल कार्बन। बोलो आ रही बात समझ, हाँ या ना, ये भी ध्यान रखना होगा। तो बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी टोटल मोनोक्लोरिनेटेड आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर नॉर्मल ब्यूटेन, तो आपका आंसर 2 नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ स्ट्रक्चर पूछ दे तो अलग बात है, स्ट्रक्चर पूछेगा तो 2 बता देना। आ रही बात समझ, ठीक है ना। ये सब नहीं ध्यान दोगे तो आइसोमेरिज्म को इंक्लूड करके आंसर नहीं दोगे तो फंस जाओगे। ओके यही अगर मैंने ब्यूटेन का एक दूसरा आइसोमर लिया होता, कल की क्लास में हमारी बात हुई थी कि ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर होते हैं, पेंटेन के 3 होते हैं, हेक्सेन के 5 होते हैं, हेप्टेन के 9 होते हैं, ऑक्टेन के 18 होते हैं, नॉनेन के 35 होते हैं, और डेकेन, ठीक है। तो मैंने ये वाला ब्यूटेन लिया है जिसको हम क्या बुलाते हैं, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन पर क्लोरिनेशन कराया मैंने सनलाइट की प्रेजेंस में। ये कितने तरह के मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट दे सकता है, तो हमें देखना है स्ट्रक्चरल कितने डिफरेंट हाइड्रोजन है। तो भाई ये बीच वाला 3 डिग्री हाइड्रोजन है, चलिए इसके रिस्पेक्ट में ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, इक्वी डिस्टेंट है, तो पता चला इसमें 2 ही तरह के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। एक तो यहाँ पर किनारे वाले पर जोड़ेंगे, कौन सा कॉमन नेमिंग सिस्टम है, इसको क्या बुलाते हैं हम, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। बोलो आ रही बात सुन, ठीक है ना। और बीच वाले से हटाए तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। बोलो हाँ है ना। और तुम्हें पता भी हो तो टोटल ब्यूटाइल यही 4 तरह के होते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। बोलो आ रही है बात, हाँ या ना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। तो अब यहाँ पर जो सवाल बनते हैं और एनसीईआरटी ने भी पूछा है, मैं पहले उन सवालों को सामने रख देता हूँ। हेलोएल्केन चैप्टर में इससे सवाल है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर C5H10 which gives only one monochlorinated product। एनसीईआरटी क्लास 12 का क्वेश्चन है, बच्चे याद रखते होंगे मेरे पढ़ाए हुए। बोलो भाई आमिर, साध, साइक्लोपेंटेन, वेरी गुड, है ना। नालायक बच्चे पहले फॉर्मूला ही नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला ही नहीं देख रहे हैं, एल्केन समझ रहे हैं, है ना। भैया C5H10 एल्केन कहाँ से, DU1 है। DU क्या है, 1, या तो ये साइक्लो एल्केन है या तो एल्कीन है, ठीक है। सही आंसर ये है, इसका आंसर है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन पर सर आप कहीं पे भी भेजिए, प्रोडक्ट का नाम लिखिएगा। आज से RRT शुरू है, पता ही आप लोगों को, ठीक है ना। तो पेपर इजी रखा है मैंने, टफ नहीं रखा है, पहले बता रहा हूँ, है ना। लेकिन मैं 2 घंटे वैसे तो उस पर लिख के चल रहा हूँ क्योंकि कायदे से 2 घंटे बनते हैं, लेकिन मैं 1.5 घंटे में पेपर छीन लूँगा, ठीक है, क्योंकि इजी चैप्टर्स हैं,
ठीक है, यूनिट डायमेंशन एरर और मोशन इन 1D 2D, ठीक है, कैलकुलेटिव कमी बनाने की कोशिश है मेरी उसको, ठीक है। और P और C है तो जेई वाले भी बच्चे, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, P और C है तो आप भी इस पर काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पुराने चैप्टर को आप रिकॉल कर पाओगे बहुत ढंग से, ठीक है। और केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट और सोल्यूशन, बढ़िया सवाल मिलेंगे, ऐसे नहीं कि टफ मिलेंगे ठीक है ना, पर ये ज़रूर है कि उसमें बस पेस देखना है, क्योंकि आपको फॉर्मूले सब आते हैं, सब कुछ रिवाइज करना है। और यहाँ पर इस वाले टेस्ट की तैयारी का सिंपल सा मतलब होता है सारे फॉर्मूले रिकॉल किए, अपने पुराने मिस्टेक्स देख कर क्या है, कहाँ का मैंने क्वेश्चन में ट्रिक किया था, ये सब याद है आपको, तो फिर तो बढ़िया जाएगा। Draw the structure of C5H12. Which gives only one monochlorinated product। बताइए, नियोपेंटेन, अब तो ये पेंटेन ही है, C5H12 है ना। पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं, अभी बात हुई थी हमारी, उसमें से अगर ये वाला आइसोमर बना ले हम लोग, जिसको हम नियोपेंटेन बोलते हैं, तो नियोपेंटेन में सारे के सारे मिथाइल ग्रुप आइडेंटिकल हैं विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन एट द सेंटर, ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में सारे आइडेंटिकल है, तो कहीं पे भी लगा दिए, बात तो एक ही, बोलो आ रही बात, ठीक है ना। अब जब इसको डिस्कस कर ही लिया है तो आप बताइए, अगर हमारे पास आइसोपेंटेन होता तो इसके कितने प्रोडक्ट बनते हैं? आइसोपेंटेन से कितने मोनोक्लोराइडेड प्रोडक्ट बनेंगे? आइसोपेंटेन के कितने मोनोक्लोराइडेड प्रोडक्ट हैं? हाँ जी, ये एक डिफरेंट कार्बन पर से हाइड्रोजन हटाया, उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों बिल्कुल सेम है, बोलो है कि नहीं, ये ठीक है ना, ये और ये अब इसके जैसा नहीं है ना, ये भी भले CH3 है, डिस्टेंस अलग है, ठीक है। और यहाँ बनेगा तो कायरल भी बनेगा, बोलो आ रही बात समझ, यहाँ पर कायरल भी तो बनेगा अगर आ जाएगा तो, बोलो हाँ या ना। टोटल कितने आंसर है? 5। स्ट्रक्चर पूछ देगा तो फिर तो 4, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल है ना आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसके कितने बने? 4। और टोटल आइसोमर्स की बात करें तो 5, क्योंकि बीच वाला जो है अपना ऑप्टिकली एक्टिव है, बोलो आ रही बात समझ, ठीक है। क्या हो गया? हाँ, 2 कैरल कार्बन आ गया, यहाँ लगाते ही साइड वाला भी लगा दिया तो ये वाला लगा देंगे तो एडजेसेंट वाला भी कैरल हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे बच्चा। कितने हो गए? 6 मोनो क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, ठीक है ना, ओनली स्ट्रक्चर। चलिए जी, इनमें बताना आपको, इसमें क्या है बोलो भाई। देखो, ये बीच वाले पर एक तो आएगा यहाँ पर, इसके अलावा ये और ये एक जैसे हैं, बोलो आ रही बात समझ, ये और ये एक जैसे हैं, और ये एक जैसे हैं, 3 हो गया, और ये नीचे वाला अलग हो गया, जल्दी बोलो, बोलो है कि नहीं। टोटल कितने मिलेंगे? 4, इसका आंसर 4 आना चाहिए, चेक कर लो भाई। इस वाले में बताओ, बीच में तो कुछ है भी नहीं, हाइड्रोजन है नहीं हटाने के लिए, 1 2 3, ये तीनों एक जैसे हैं, दूसरा और तीसरा 3 आ जाएगा आंसर। इसका बताओ, इस मिथाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये और ये आइडेंटिकल कार्बन से, ये और ये आइडेंटिकल कार्बन से, तो 2 यहाँ से गिनो, तीसरा यहाँ पे जोड़ो, चौथा यहाँ पे जोड़ लो, बोलो बात समझ आ गई।
भाई अपने अपने आंसर मैच कीजिए, अगर इतना आसान सवाल नहीं आ रहा ना तो फिर बेकार है पढ़ना। इसमें बताओ, ये जैसा है वैसा ही ये भी है, एक गिनेंगे, ये दोनों जैसे हैं वैसे ये दोनों हैं, दो गिनेंगे, इसका आंसर 2 है। बोलो क्लियर? ठीक है, सिमेट्री का खेल है सारा कुछ, इसमें एक ही बनेगा। बोलो है ना, बहुत ज़्यादा सिमेट्री है इसके अंदर। बताओ, यहाँ से शुरू करते हैं। इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों एक गिना, ये दोनों एक जैसे, 2 गिना, ये एक अलग है, 3 गिन लिया, खुद यहाँ पर 4 और ऊपर एक 5। अच्छा, इसमें बताइए, ये दोनों एक जैसे और नीचे वाला भी फिर ऐसा ही हो गया ना, 1 2 3, 3 है, 4 वालों का गलत है, 3 है ना? दिमाग चल रहा है तो बता दूं, है ना भाई? ये 1 2 3 4 कहीं पे भी रख दो नाम एक ही आएगा, समझे क्या? यहाँ रख दो या इधर रख दो नाम एक ही आएगा, यहाँ या यहाँ रखने पर नाम एक ही आएगा, और यहाँ रखने पर नाम एक ही आएगा, समझ गया? एक जैसे को मैंने मार्क कर दिया है। बोलो बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट, इसमें 3, 1 2 बीच में, जैसा ये वैसा ही ये भी, जैसा ये वैसा ही ये, वैसा ही ये, वैसा ही ये, और ये दोनों एक जैसे, 3 आएगा इसका आंसर। 3 है? बोलो। अब इसमें स्टीरियो नहीं लगा रहे, कायरल सेंटर नहीं, केवल स्ट्रक्चर पहले, उसके बाद तो आप अपना काम कर लेना, ठीक है ना? इसमें क्यों इतने सारे कार्बन नहीं है इस पर? sp2, अब वहाँ मेंशन कर दिया कि Cl2 सनलाइट, जानबूझ करके, आ रही बात समझ? तो वो केवल sp3 कार्बन पे ही होगा। इस वाले में बोलो, इस वाले में बोलो, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे, 2 ही होगा, बाकी तो sp2 कार्बन है। ये वाला, हाँ, हर इथाइल पर 2 बन सकते हैं, हर इथाइल पर 2 बन सकते हैं। क्या गलत है बोलो? रुक जाओ, मैं कुछ कहना चाह रहा फिर। यहाँ तुम्हारे दोस्तों ने उकसा दिया तुम्हें, ठीक है ना? यहाँ पढ़ो क्या है, नहीं लिखा है। Cl2 सनलाइट केवल sp3 कार्बन की प्रॉपर्टी है, केवल sp3 कार्बन की प्रॉपर्टी है। और बेंजीन पर ना सब्स्टिट्यूशन अगर होता भी है तो एनाइडस AlCl3 के साथ होता है, वरना एडिशन होता है यूवी लाइट 500 केल्विन, 500 केल्विन। ये नहीं माने, जब भी Cl2 सनलाइट लिख दे, अगर मान लो, क्या कहते हैं पुनीत और मयंक, अगर तुम ये काम कर रहे होते तो याद करो बेंजाल्डिहाइड बनाया गया टोल्यूइन से 12th में, तो भाई वो साइड चेन हैलोजनेशन से ही तो हुआ है, sp3 पे Cl2 सनलाइट डाल के। नहीं समझ रहे हो? हाँ, एडिशन करना पड़ेगा, फिर तुम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रही हो। हाँ, अगर वैसा आ गया कि यूवी लाइट पर पर्टिकुलर उसकी कंडीशन है, वो वही मेंशन करेगा, है ना? Cl2 यूवी लाइट 500 केल्विन या हाई टेम्परेचर ये मेंशन कर रहा है, तब तो वो बेंजीन पे भी रिएक्शन करवा रहा है, ठीक है? ओके, हाउ मेनी डाई हैलाइड्स आर पॉसिबल फॉर? केवल स्ट्रक्चर ही बताएंगे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। सवाल का मतलब समझो बस।
बताइए जी, ये तो घर पे ट्राई कर लेना, इसका बता देना मुझे। हो गया क्या? चले आगे, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं आप लोग। हो गया? पहले वाले का 2 बन रहे क्या है ना? 1 1 और 1 1 और 1 2, एक जेमिनल और एक वेस्टर्न है ना। इस वाले में क्या बनेगा? देखो 2 जेमिनल बनेंगे, 1 1 और 2 2। 3 3 मत बोलना, वो 1 1 है ना। और एडजेसेंट वाले तो एक 1 2 हो जाएगा, एडजेसेंट वाला एक 2 3 हो जाएगा, और एडजेसेंट वाला 1 3 हो जाएगा। अच्छा 2 3 सेम, हाँ राइट, 1 3 कितने बन रहे? 4 बन रहे क्या? ठीक है ना। 2 3 सेम एज 1 2 है कि नहीं। नेक्स्ट इसमें बताना है, पहले तो जेमिनल बता दो। 2 जेमिनल है क्या? 1 1 और 2 2, 2 जेमिनल बनेंगे। अरे बात समझ। अब 1 पे रखते हुए मैं 2 पे रख दूँ, 1 पे रखते हुए मैं 3 पे रख दूँ, और 1 पे रखते हुए 4 पे रख दूँ। बोलो, इसको लेकर के यहाँ रख दिया, इस पे रख के यहाँ रख दिया, इस पे रख के यहाँ, और ये बीच वाला यूनिक है अभी भी 2 3, बाकी सब रिपीटेशन है। यहाँ ले आओ या यहाँ ले आओ या यहाँ ले आओ। बोलो कितने बन रहे हैं आप लोग के? 6 बने क्या इसके? 0 नहीं काउंट कर रहे हैं, ठीक है जी, केवल स्ट्रक्चर। इसमें बताओ 1 1 है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4, बोलो 5 5 6 6, सब आइडेंटिकल है। अच्छा चलो 1 1, फिर 1 के बाद 2 1 पे रख के 3 1 पे रख के 4 बोलो। अब ये 3 4 यूनिक नहीं है, 1 2 ही है, 1 2 ही है। खैर समझते हो इतना तो, पढ़े लिखे लोग। इसमें बताओ इसके कितने बने? 6 बन रहे। यहाँ पर आ सकता था क्या? इसको 1 बोल रहा हूँ मैं, ये कोई IUPAC नंबरिंग नहीं है भाई, ठीक है ना। ये 1 1 आएगा, और इस पर भी आ जाएगा एक साथ। इन दोनों पे कहीं पे भी रख लो 3 3। जेमिनल टाइप के यही 2 बना पाओगे, जेमिनल टाइप के तो यही 2 बना पाओगे, सही है। अब 1 पे रखते हुए बताओ, 1 पे रखते हुए 2 पे आ सकते हो, 1 पे रखते हुए 3 पे आ सकते हो, क्योंकि 1 4 तो एक ही है। और एक 2 पे रख के 3 पे आ सकते हो, या 2 पे रख के 4 पे आ सकते हो। बोलो, है ना। और ये वाला अभी काउंट नहीं हुआ है ना, अभी ये नहीं काउंट हुआ है। 3 4 भी यूनिक है, बोलो 3 4 भी तो यूनिक है, बोलो भाई, है ना। ये तो कभी रखा नहीं है ना मैंने इधर। बोलो बात समझ आ रही क्या? जब भी ऐसे सवालों को सॉल्व करो, ऐसे कुछ नंबर्स डाल दिया करो, वरना तो ना बनाते रह जाओगे, बनाते रह जाओगे, ठीक है ना, और तुम्हारा बनता रह जाएगा। कैसे? अच्छा इसका आइसोब्यूटेन बना लेंगे। जब मैंने यही स्ट्रक्चर दिया तो इसी पे पूछ रहा हूँ मैं, नॉर्मल ब्यूटेन पे ही तो पूछ रहा हूँ। तब तो फिर यहाँ पर इसका साइक्लोपेंटेन भी बना के देखो, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इथाइल साइक्लोब्यूटेन, सब बना के देखो। नहीं नहीं, यू डोंट हैव टू चेंज द स्ट्रक्चर। फॉर द गिवन स्ट्रक्चर यू हैव टू टेल कि यहाँ अगर मैं क्लोरीन लगाऊंगा तो कितने जगह लगा पाऊंगा। ये नहीं करना है, गलत क्वेश्चन मत समझो, ये गलत इंटरप्रिटेशन है सवालों का, सही है। वो एक कदम और आपकी मुसीबत नहीं बढ़ा रहा है, इतनी ही मुसीबत काफ़ी थी, ठीक है। बात समझ गए? क्यों ये दिमाग में आया तुम्हारे? सवाल क्या है पढ़ो। हाँ मैंने डाई सर, आर दे गिविंग यू फॉर्मूला C4H10? नहीं ना। अगर ये सवाल ऐसे पूछता, सुनो भाई इसका डाउट है और ठीक है, आता है बच्चों का डाउट, अगर ये पूछा होता हाउ मेनी डाइहाइलाइट्स आर पॉसिबल फॉर C4H10, तब तो पहले दोनों स्ट्रक्चर बनाओ और दोनों में डाइहाइलाइट चेक करो। बट अभी मेरे सामने एक पर्टिकुलर आइसोमर है और इस पे ही बताना है कितने जगह Cl रख सकते हैं, ये गलती मत करना, ठीक है। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है जी, सारे चेक कर लिए मैंने। इसका तो कर लेना, इसका बता दो इसके कितने बन रहे हैं। ओके कई बच्चों ने इसको सॉल्व कर दिया है, 5 बता रहे हैं, 5 ही बता रहा हूँ ना तुम सब, 7 तक पहुँचे हुए कुछ बच्चे। क्या बताना है? डाइक्लोरो,
स्ट्रक्चरली तो 3 बना पाएंगे आप, बोलिए है या नहीं? कौन सा? 1 1 1 2 1 3, बोलो। अब कोई 1 4 लेगा, 1 3 है, ये सेम ही है। यहाँ पर रखोगे 1 2 ही है, यहाँ रखोगे 1 3 ही है, बोलो हाँ या ना? खैर, अब सबको पता है कि यहाँ पर GI हो रहा है। क्या हो रहा है? GI। तो या तो ये सेस है या तो ये ट्रांस है, या तो ये सेस है, तो मैं इसको सेस मान रहा हूँ, तो इसका एक ट्रांस भी होगा। बोलो हाँ या ना? और ये भी या तो सेस है या तो ट्रांस है। इस तरह के सवाल मैंने वहां भी कराया ना जब आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा था। ठीक है, ये तो बना थी। राहुल चाबी दे दो सर को, है ना? अब इस वाले में क्या इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये बता दो। तो ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये वाला आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव है। इस वाले की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस सर, यहाँ से गुजर जाइए। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये वाला आइसोमर, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, दोनों ऑपोजिट साइडेड है। तो यानी कि इसके लिए मुझे 2 गिनना है, इसके लिए मुझे 2 गिनना है, इसके लिए तो 1 ही गिनना है, इसके लिए 1 ही गिनना है, और इसके लिए 1 ही गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7, इसका सही आंसर है 7। चेक कर लेना भाई। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा था मैं, पॉइंट वाइज चला था। फ्लोरिनेशन की बात हुई, आयोडीनेशन की बात हुई, क्लोरिनेशन की बात हुई, नॉन सेलेक्टिव होता है, मिक्सचर मिलते हैं, ये बात हुई। पॉइंट नंबर 4, ब्रोमिनेशन इज हाईली सेलेक्टिव, आ रही बात समझ? एंड द मेजर प्रोडक्ट formed corresponds to the most stable free radical, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। बोला है ना, ज़्यादातर केसेस में जो मेजर प्रोडक्ट बनाना होता है वो ज़्यादा स्टेबल बनने वाले फ्री रेडिकल की कॉरस्पॉन्डिंग बना लेना होता है। बोलो वारी बात समझ। जैसे एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर मैंने प्रोपेन लिया और प्रोपेन के ऊपर क्लोरिनेशन कराया था, तो मैंने कहा था कि क्लोरिनेशन नॉन सेलेक्टिव नेचर का होता है। इसका मतलब इसमें मिक्सचर बन रहा था और दोनों ठीक ठाक मात्रा में बने थे। इनका परसेंटेज अभी कैलकुलेट करते हैं। 1 क्लोरोप्रोपेन है, 2 क्लोरोप्रोपेन। वही जब मैंने ब्रोमिनेशन किया सनलाइट के साथ, यूवी लाइट के साथ, कुछ इस तरीके से, तो हमें सिंगल सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मेजरली मिल रहा था, करीबन 97-98% ये आ रहा था। ठीक है ना? परसेंटेज अब कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पहले देखते हैं। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें डेटा चाहिए होगा रिएक्टिविटी का, रिएक्टिविटी एट वेरियस हाइड्रोजन्स, राइट? तो रिएक्टिविटी रेशियो की वैल्यू है 1:3.8:5 विद Cl2, और वही है 1:82 विद Br2। ब्रोमीन के साथ ये है। बोलो आ रही बस, ठीक है ना? अब ज़रा इसको यूज़ करेंगे कैसे परसेंटेज निकालने के लिए। देखिए, परसेंटेज निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है, मुझे ये पता करना है कि 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट कितना बना है। जैसे ये 1 डिग्री का प्रोडक्ट है, तो सबस्ट्रेट में चेक करने कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन्स हैं। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन्स मल्टीप्लाइड बाई देयर रिएक्टिविटी एट 1 डिग्री हाइड्रोजन्स अपॉन समेशन n i डिग्री, है ना, इनटू r i डिग्री। समझ गया क्या? इसे समझ जाना, मतलब सब जितने भी हाइड्रोजन होंगे सबको मल्टीप्लाई कर करके जोड़ते रहना है। बोलो आ रही बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? इसी तरह से परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री भी निकाल सकते हो कि 2 डिग्री प्रोडक्ट का परसेंटेज क्या आया होगा। तो नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इन द सबस्ट्रेट मल्टीप्लाइड बाय द रिएक्टिविटी एट 2 डिग्री हाइड्रोजन
डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एन आई डिग्री, है ना, समझ जाओगे ना ये तो, इनटू आर ऑफ आई डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया समझिएगा। क्लोरीनेशन के लिए हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ 1 क्लोरो प्रोपेन निकालना, मुझे 1 क्लोरो प्रोपेन का परसेंटेज निकालना है। तो बेसिकली एक 1 डिग्री कंपाउंड है, तो परसेंटेज ऑफ 1 डिग्री कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन देख लो प्रोपेन के अंदर। प्रोपेन के अंदर 1 डिग्री हाइड्रोजन से टोटल 6 और 2 डिग्री हाइड्रोजन से टोटल 2। बोलो क्या करना है इसमें, 1 डिग्री हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई रिएक्टिविटी डिवाइडेड बाई 1 डिग्री हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई रिएक्टिविटी प्लस 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 है मल्टीप्लाइड बाई देयर रिएक्टिविटी 3.8, और 3 डिग्री तो है ही नहीं, खैर वो जीरो ही हो जाएगा। बोलो इंटू 100 कर दो, इंटू क्या कर दो 100% निकाल रहे हो तो बोलो आ रही बात समझ। 3 डिग्री के लिए वैसे निकाल लेना आप लोग। अब इसको सॉल्व कर लो आप। 6 अपॉन कितना हो गया 13.6 इंटू 100 कितना परसेंट आ रही है 13.6 कितना परसेंट आ गया 40, जल्दी बताइए। कितना परसेंट आ रहा है, कितना परसेंट आ रहा है 44.1%। ठीक है, ये आ गया। तो ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ 2 क्लोरो भी मिल गया मुझे। वो कितना हो जाएगा परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री 100 में से घटा दो क्योंकि 3 डिग्री हाइड्रोजन तो है नहीं। 100 माइनस 44.1 कितना आ जाएगा 50। बोलो है या नहीं। तो ये करीबन करीबन अप्रॉक्सीमेटली 44% है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या है 56% है। बोलो है या नहीं, क्या ये बात क्लियर है। अब ये काम हम करेंगे किसके लिए, ब्रोमिनेशन के लिए। ब्रोमिनेशन पर रिएक्टिविटी रेशियो को यूज़ करके पता कर लो इसके 2 डिग्री वाले का परसेंटेज कितना आ रहा है। परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री प्रोडक्ट कितना आ रहा है चेक करो ज़रा। परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री, परसेंटेज ऑफ 2 डिग्री निकालते हैं। क्या करना होगा, अपने को नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन चेक करने, कितने हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन 2। बोलो मल्टीप्लाइड बाई रिएक्टिविटी 82 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 82 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, मतलब जो भी रहा होगा 3 डिग्री वाले तो है भी नहीं। 0 मल्टीप्लाइड बाई 1600 है ना, इंटू क्या ये कितना हो जा रहा है 164 डिवाइड बाई कितना हो रहा है 170 इंटू 100 कितना आ रहा है 96.4%। तो आप देखिए इसका कितना परसेंट आ रहा है 96 हाँ अप्रॉक्स 96.5%। तो इससे साबित होता है ना कि ब्रोमीन जो है एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन को ही हटाने में इंटरेस्टेड है। बोलो आ रही बात समझ, मतलब ये सेलेक्टिव नेचर का है, जबकि क्लोरीन को मतलब नहीं है कि कौन सा हाइड्रोजन कैसा है भैया सबको ही हटाएगा ये। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें जल्दी बताइए। नो सर, ठीक है फोटो ले लो। बात समझ आ गई है जितने लोग बैठे हुए। परसेंटेज निकाल लोगे ना, रिएक्टिविटी रेशियो नहीं आते तो परसेंटेज नहीं निकालोगे। ठीक है जी, ये होमवर्क रहेगा, यहाँ नहीं करना है इसको। इसमें आपने ब्रोमिनेशन कराया है, 2 प्रोडक्ट बनेंगे है कि नहीं। तो होमवर्क रहेगा कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच प्रोडक्ट इन क्लोरीनेशन
एंड ब्रोमिनेशन। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन का जब हमने क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन कराया था तो आपको बताना है कि जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी, उनका परसेंटेज क्या था, ये खुद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगर ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव है तो आपको ब्रोमीन कहाँ लगाना है ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो राइट द प्रोडक्ट्स। कल क्लास में आते ही जो होमवर्क आपको दे रहा हूँ वो पहले पूछूंगा। ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव है ना। सेलेक्टिव है मतलब एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन को हटाना है, और मैंने पहले लिखवा दिया जहाँ पे फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल बने वही बना दिया करो। बोलो हमारी बात सुन। अगर दो तो फिर तो दोनों आइडेंटिकल हो गए, या तो दोनों आइडेंटिकल या तो दोनों डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो एक की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, एक की कम रही होगी, उसके लिए पूरी जीओसी लगा दो। चले आगे जल्दी बताइए। ठीक है, इस वाले में क्या बनाना है, बीच वाले पर बनाएंगे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यही तो बनाएंगे। इस वाले में 3 डिग्री वाला ही बनाएंगे, यही बना देना। इस वाले में अलाइलिक पोजीशन पर लगाओ, क्योंकि अलाइलिक फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये कायरल भी है। अब इस वाले में दो अलाइलिक हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ऊपर वाला जो है ज़्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पर लगाएंगे। बोलो बात क्लियर है क्या। इस वाले में चले तो बेंजाइलिक पोजीशन है, फिर रेडिकल यहाँ ना स्टेबल होकर के इधर स्टेबल होगा, रिएक्टिविटी रेशियो से भी जाएंगे तो। बोलो इस वाले में यहाँ, और एक चीज़ याद रखेंगे, NBS क्या है, NBS है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, एक रिएजेंट है जो कि अलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली करेगा। ये स्ट्रक्चर इसका बना दिया मैंने। सक्सिनामाइड की बात करी हुई थी मैंने बेसिक स्ट्रेंथ में, अगर आपको पता हो तो। और मैंने वहाँ पर जो हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा तो सक्सिनामाइड पढ़ेंगे, ब्रोमीन लगा दिया तो ये हो गया एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। बोलो आ रही बात समझ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस पर NBS डाल के प्रोडक्ट आपसे पूछा जाए और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करा देना। बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना, ये ध्यान रखें। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
ठीक है। NBS इसमें यहाँ पर एक 3 डिग्री हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाला क्या है, अलाइलिक, अलाइलिक पर भी